जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और यह भी चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी इस चैप्टर से 3 से 4 अंक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या हमने यानी 40+ लिया है, यानी 41 लिया है। तो प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसमें अधातु कौन है? कार्बन है। और कार्बन का सिंबल किससे होता है, किससे सूचित किया जाता है? सी से, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है या सबसे अधिक सुचालक कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है, और चांदी का संकेत क्या होता है? Ag, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु का अर्थ होता है जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये आयरन क्या है? ये धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। निकेल क्या है? ये भी धातु है। और ये एंटीमनी जिससे Sb से सूचित किया जाता है, ये उपधातु है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पीतल एक है, एक धातु है या अधातु है? तीसरा ऑप्शन मिश्र धातु है और चौथा ऑप्शन उप धातु है। यानी जो पीतल है, यानी 4 में से कौन है? तो पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, यानी 4 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? यानी ऐसा कौन सा यौगिक है जो आयनों के संयोग से बना है? तो जिसमें सबसे पहले कार्बन या हाइड्रोजन है, वो तो कार्बनिक यौगिक हो गई। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है तो ये कार्बनिक, यहाँ भी कार्बन है तो ये कार्बनिक, और यहाँ भी हाइड्रोजन है ये, तो एक ही बच गया है। वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? आयनिक यौगिक है। इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है? तो वो कौन सा है? तो वो गोल्ड है, यानी सोना है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है उसको 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, और आभूषण बनाने वाले सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। यानी 7 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसे तो पूरा तत्व में 2 ही ऐसे तत्व हैं जो जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक है ब्रोमीन और दूसरा है पारा, जिसे हिंदी में मरकरी भी कहा जाता है। तो पारा या मरकरी ये धातु होता है और ब्रोमीन अधातु है। और यहाँ पर पूछा गया अधातु, तो इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जब सीसा और टीन से बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको सोल्डर कहते हैं। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, किस तत्व को, यहाँ पर तत्व होगा, किस तत्व को चाकू द्वारा काटा जा सकता है? तो किस तत्व को चाकू द्वारा काटा जा सकता है? तो लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसे, और सोडियम को भी चाकू द्वारा काटा जा सकता है। लिथियम और सोडियम को चाकू द्वारा काटा जा सकता है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यानी इस चारों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है?
ये किसका संकेत होता है? ये चांदी का होता है, और ये सोना का, और ये मरकरी का। तो सोना, मरकरी और जो चांदी होता है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? सी, यानी कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो इससे पहले आया था कि इनमें से कौन अधातु है, तो और यहाँ पूछ रहा है कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं, यानी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यही सही हो जाएगा। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 13 का आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का भी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, अयस्क अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि की जाती है वह है। पहला ऑप्शन है हाथ से चुनने की विधि, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण की विधि, तीसरा ऑप्शन है फेन पलावन विधि, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ को दूर किया जाता है, तो नाम से यह स्पष्ट है कि चुंबकीय अशुद्धियाँ, यानी इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाएगा। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेते हैं 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो ये सल्फाइड अयस्क है इसका सांद्रण किया जाता है फेन पलावन विधि से। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिख लेते हैं, 16 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत एल होता है। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, और चौथा ऑप्शन है आयरन। इसमें बताना है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे सोडियम जो धातु होता है इसको खुले वायु में रखने पर भी इसमें आग लग जाता है, यानी इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सोना किस में घुल जाता है? पहला ऑप्शन है अम्लराज, दूसरा ऑप्शन है H2SO4, तीसरा ऑप्शन है HNO3, और चौथा ऑप्शन है सभी। यानी जो सोना है ऐसा कौन सा चीज़ के कारण वो घुल जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, और ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? पहला ऑप्शन है लाल फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है साधारण गंधक, और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक गंधक। तो ये जो सबसे अति ज्वलनशील पदार्थ होता है वो होता है श्वेत फास्फोरस। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है? तो ये किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइड, और बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O होता है। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का भी आंसर बी ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु क्या होते हैं? ये विद्युत धनात्मक होते हैं। यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस पतली परत चढ़ाई जाती है? वो किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का चढ़ाया जाता है, और जिंक का सूत्र क्या होता है? संकेत क्या होता है? Zn। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, तो वो कौन सा है? वो जिप्सम होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको ही गर्म किया जाता है, तो ये किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम होता है और पोटासियम का संकेत के होता है, यानी 26 का आंसर डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। लौ का अर्थ होता है यानी उसका किस प्रकार का रंग होता है, तो वो किस प्रकार का रंग होता है? तो वो होता है चमकीली उजला, यानी 27 का आंसर सी हो जाएगा। 27 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, अम्ल राज में HCl तथा HNO3 का अनुपात है, तो इसमें सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और उससे प्रबल कौन होता है यानी दुर्बल? HNO3। तो इसका अनुपात अधिक होता है और इसका अनुपात कम होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:1। तो 3:1 यहाँ 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो धातु होता है उसको पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको तन्यता कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, धातु को पीट कर पतली चादर बनाना, इस गुण को क्या कहते हैं? यानी कहते हैं उस गुण को क्या कहते हैं? यानी जब तार बनाते हैं तो उसको तन्यता कहते हैं, और जब उसका चादर बनाते हैं तो उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है और सोना का संकेत AU होता है। लगभग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 1 ग्राम AU यानी सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इस कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकता है, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? तो वो कौन सी होती है? वो आयोडीन होती है, यानी नमक की ऊपरी सतह क्या होती है? चमकीली होती है, यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, यानी 35 का आंसर बी हो जाएगा। 35 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, एथोडीकरण है। एथोडीकरण कहते हैं जब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का पतली परत जम जाता है तो उसे ही एथोडीकरण कहा जाता है, तो यानी 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 का आंसर ए हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का जब पतला परत जम जाता है तो उसे ही डीकरण कहते हैं। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील एक क्या है? एक मिश्र धातु है, यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, जस्ता जिसको क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं, का अयस्क कौन सा है? तो ये कौन सा है? जिंक ब्लेड है, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 41 और लास्ट नंबर प्रश्न है, 41 और लास्ट नंबर प्रश्न है, आभूषण
बनाने वाले सोना होता है, तो ये कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 41 तक में कोई भी प्रश्न डाउट नहीं रहा होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका 41 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।